Good morning and welcome in today's lecture. Our today's topic is HRP. So yesterday we have seen this concept, human resource planning. So planning for human resource to get know how much human resource required in the organization and which skill type human resource required. So quantity also and quality also, and how much supply is there. So whether there is any shortage or not. So this is human resource planning. So now we have to see which steps to be followed for HRP. ओके देखो यहाँ पे आइडेंटिफाइंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, कितने नंबर के लगेंगे एंड कौन से स्किल वाले चाहिए टू अंडरटेक ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज एंड गोल अचीव करने के लिए. okay? देखो स्टेप्स क्या है, अभी जो बोला वही स्टेप्स है. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ये चार्ट अच्छी तरह से समझो, यहाँ सब स्टेप्स है. एचआर रिक्वायरमेंट फोरकास्ट करना है कि इतने इतना एचआर लगेगा, ह्यूमन रिसोर्स लगेगा, ऐसा फोरकास्टिंग. एंड देन एचआर जो भी फोरकास्ट किया है अकॉर्डिंगली सप्लाई करना. ओके देन मेक कंपैरिजन. देखो यहाँ पे मेक कंपैरिजन किसमें एरो दिखाया है, देखो एचआर रिक्वायरमेंट का फोरकास्ट एंड एचआर सप्लाई फोरकास्ट, इसमें कंपैरिजन करना है. तो या कंपैरिजन से हमें पता चलता है कि डिफरेंसेस है या नो डिफरेंसेस. इज देयर डिफरेंसेस, नो डिफरेंसेस. ओके तो डिफरेंसेस, अगर नो डिफरेंसेस है इसका मतलब क्या है, रिक्वायरमेंट जितना था उतना सप्लाई हो गया है, रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू सप्लाई. बट डिफरेंसेस है मीन्स व्हाट, या तो रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं है तो सप्लाई ज़्यादा हो गया है, या तो एचआर सप्लाई जो है शॉर्टेज हो गया है एज पर रिक्वायरमेंट. तो क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, टेक एक्शन. एक्शन लेना है मीन्स व्हाट, अगर सप्लाई ज़्यादा हुआ है तो रिड्यूस करने का, शॉर्टेज हुआ है तो और सप्लाई करने का, ये एक्शन लेना है. क्लियर? ओके देखो देन अब स्टेप्स क्या है, रिव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. अगर आपको एचआर रिक्वायरमेंट का फोरकास्ट करना है तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या एक्टिविटीज़ है, कौन सा ऑब्जेक्टिव गोल अचीव करना है. अकॉर्डिंगली पता चलता है ना कितना ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड है, राइट? तो देखो फर्स्ट स्टेप इन एचआरपी is to review objectives of the organization. ओके तो इससे क्या पता चलेगा हमें, वेरियस एक्टिविटीज, तो उसका कौन कौन से एक्टिविटीज है उसका लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज पता चलता है टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. एंड अकॉर्डिंगली फिर ह्यूमन रिसोर्स फोरकास्ट किया जाएगा. ठीक है, एचआर रिक्वायरमेंट फोरकास्ट. सो फोरकास्ट हमने क्या बोला, क्वांटिटी भी देखना है. ये देखो क्वांटिटी भी देखना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड क्वालिटी, कौन सा नॉलेज एटीट्यूड स्किल होना चाहिए. देन एचआर सप्लाई फोरकास्ट. ओके तो एचआर मैनेजर जो है वो फोरकास्ट करेगा कि इतने इतने सब एचआर ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई कर सकते हैं विद इन द कंपनी में जो अवेलेबल है ना, अपने कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ है अकॉर्डिंगली बोल सकते हैं कि ये लोग पर्टिकुलर वर्क के लिए हम उनको प्रमोशन दे सकते हैं या उनको वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं. ओके एंड देन तो अवेलेबल कितना है एंड हम आउटसाइड से कितना लेंगे, अकॉर्डिंगली फोरकास्टिंग करना है. देन कंपैरिजन, तो किस में कंपैरिजन करना है, एचआर रिक्वायरमेंट एंड एचआर सप्लाई. देन नो डिफरेंसेस मीन्स दोनों भी इक्वल है तो नो डिफरेंसेस, राइट? एंड डिफरेंसेस मीन्स व्हाट, दोनों में से कुछ तो कम है या तो ज़्यादा है, एचआर सरप्लस हो गया है या तो एचआर शॉर्टेज हो गया है. ओके तो शॉर्टेज, इफ देयर इज अ शॉर्टेज, मैनेजमेंट में हायर और हायर करेंगे या तो उनको जो एग्जिस्टिंग है उनको ओवर टाइम दिया जाएगा. अगर सरप्लस हो गया है तो सम एम्प्लॉयज को, सम ह्यूमन रिसोर्स को
टर्मिनेट किया जाएगा या फिर ले ऑफ किया जाएगा। ओके, देन जो भी अभी HR अवेलेबल है या अवेलेबल किए गए हैं तो उनको मोटिवेट करना है मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स देके। देन अगेन फिर मॉनिटरिंग करना है कि जैसे जैसे एक्टिविटीज बढ़ रहा है बिजनेस का हमारा जो भी एक्सपांशन ये सब हो रहा है तो और HR रिक्वायरमेंट है या नहीं वो एक्टिविटी उसको मॉनिटरिंग करना है। सो मॉनिटरिंग HR रिक्वायरमेंट। सो these are the steps of HRP. Okay, so is there any next topic, job analysis and components of job analysis. Okay, so job क्या होता है? हम बोलते हैं ना मैं जॉब करता हूँ, मैं जॉब करता हूँ, तो जॉब करते हो मतलब क्या करते हो, है ना? तो जॉब मीन्स कुछ टास्क करते हो, जो भी तुमको टास्क दिया है या तो तुमको जो भी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन किया है तो वो तुम करते हो, दैट इज जॉब। ओके, सो जॉब डिफाइन एज सम टोटल, मतलब इसका टोटल, सम टोटल ऑफ टास्क, duties and responsibilities which is assigned to individual एम्प्लॉयज। इंडिविजुअल एम्प्लॉय को जो भी टास्क दिया है, जो भी ड्यूटीज दिया है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो भी उसके ऊपर दिया है उसको टोटली उन सब का टोटल उसको जॉब बोला जाएगा। ओके, देन देखो जॉब क्या है, यहाँ पे एडविन फ्लिपो का भी डेफिनेशन दिया है जॉब एनालिसिस। ये जॉब का डेफिनेशन हो गया। अभी जॉब एनालिसिस करना है मीन्स व्हाट, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एंड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ऑपरेशंस। ऑपरेशंस मतलब क्या क्या एक्टिविटीज है उस जॉब में, operations and responsibilities of a specific job। स्पेसिफिक मतलब जो भी जॉब आपको दिया है दैट इज द स्पेसिफिक फॉर इंडिविजुअल एम्प्लॉय, राइट? तो जो भी जॉब असाइन किया हुआ है इट इज स्पेसिफिक फॉर दैट इंडिविजुअल एम्प्लॉय। तो उस जॉब में, स्पेसिफिक जॉब में कौन कौन से ऑपरेशंस, एक्टिविटीज, लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है तो उसका स्टडी करना एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, इट इज कॉल्ड जॉब एनालिसिस। क्लियर? तो देखो अगर हमें रिक्रूटमेंट करना है मीन्स जॉब के लिए एडवर्टाइजमेंट देना है, देन नीड टू अंडरटेक जॉब एनालिसिस। तभी हम बोलेंगे ना ये क्वालिफिकेशन वाले लोग इस डिपार्टमेंट में चाहिए, राइट? तो रिक्रूटमेंट करने से पहले जॉब एनालिसिस करना है, तो रिक्रूटमेंट एंड अकॉर्डिंगली फिर सिलेक्शन किया जाएगा। ओके, तो देखो जॉब एनालिसिस के पार्ट क्या क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। तो डिस्क्रिप्शन यहाँ चार्ट में आप देखो तो डिस्क्रिप्शन में हमें जॉब में कौन कौन से फॉर्म या कौन कौन से एक्टिविटीज रहेगा, कौन कौन सा जॉब के टाइटल रहेंगे, जो जॉब आपको दिया जा रहा है उसका टाइटल रहेगा कि आपको मैनेजर का जॉब दिया जा रहा है या एम्प्लॉय का है तो अगेन एम्प्लॉय में कौन से मशीन पे जॉब रहेगा, कौन से नंबर रहेगा, अकॉर्डिंगली जॉब टाइटल होता है। देन उसमें ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वर्किंग कंडीशन, वर्किंग आवर्स, देन सैलरी और इंसेंटिव्स क्या क्या मिलेगा वो पूरा डिस्क्रिप्शन। देन स्पेसिफिकेशन में एम्प्लॉई का डिटेल्स कि एम्प्लॉई में कौन कौन से स्पेसिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, क्वालिटीज होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से लेकर स्किल तक। ओके, तो क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, देन उसमें क्वालिटीज होना चाहिए, अदर क्वालिफिकेशन बोलते हैं ना, स्किल्स होनी चाहिए, एक्सपीरियंस पर्टिकुलर जॉब के लिए अगर ज़रूरी है, कुछ जॉब के लिए फ्रेशर लेते हैं, कुछ जॉब के लिए एक्सपीरियंस पर्सन लेते हैं। देन फैमिली बैकग्राउंड भी चेक किया जाता है क्योंकि बाद आगे जाके वो पर्सन कुछ फ्रॉड ना करे तो फैमिली बैकग्राउंड भी चेक करते हैं। देन एप्टीट्यूड टेस्ट भी लिए जाते हैं। तो ये जॉब स्पेसिफिकेशन है। ओके, नाउ वी सी वन बाय वन। जॉब डिस्क्रिप्शन। ओके, तो जॉब का डिस्क्रिप्शन है मीन्स डिटेल्स ऑफ द जॉब,
जॉब का डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ, अभी हमने देखा ना, टाइटल, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लोकेशन, वर्किंग कंडीशन, जो भी और कुछ जॉब का रहेगा स्पेसिफिकेशन, वो सब डिस्क्राइब किया जाता है जॉब डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो अगेन एडविन फ्लिपो का डेफिनेशन है, देखो जॉब डिस्क्रिप्शन का, इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड फैक्चुअल स्टेटमेंट, ये जरूरी है, हाँ, फैक्चुअल मतलब जो भी यहाँ पे मेंशन किया जाएगा वो फैक्ट बेसिस पे रहेगा। फैक्चुअल स्टेटमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्पेसिफिक जॉब। ओके, अभी देखते हैं वन बाय वन कंटेंट क्या क्या है। जॉब आइडेंटिफिकेशन, तो जॉब आइडेंटिफिकेशन में क्या रहता है, जॉब टाइटल रहता है, कोड नंबर रहता है, जो भी ऑक्यूपेशन है उसका कोड नंबर रहता है, देन लोकेशन कहाँ पे है, नेम ऑफ डिवीजन, डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट में काम करना है उसका लोकेशन कहाँ है, एंड द यूनिट वेयर द जॉब एग्जिस्ट। तो ये जॉब आइडेंटिफिकेशन। देन जॉब समरी में क्या रहेगा, डिटेल्स ऑफ, ब्रीफ डिटेल्स ऑफ जॉब कंटेंट, कि कौन कौन सा टास्क है एंड एक्टिविटीज करना है, वो जॉब समरी में रहेगा। ओके, देन और ब्रीफ रहेगा कि जॉब रिलेटेड जो भी हजार्डस रहेंगे या डिस्कम्फर्ट रहेगा वो भी जॉब समरी में मेंशन किया जाएगा, कि ये रिस्क है वहाँ पे, तो आपको उसमें आप एडजस्ट करोगे, होगा आपसे नहीं होगा, तो अकॉर्डिंगली फिर डिस्कम्फर्ट या हजार्ड्स आपको बताया जाएगा। नो वॉइस, भूमि वॉइस नहीं आ रहा है, अदर स्टूडेंट, यस, हाँ, तो देखो, हाँ, जॉब एनालिसिस हो गया। जॉब डिस्क्रिप्शन, तो जॉब डिस्क्रिप्शन एडविन फ्लिपो का ही डेफिनेशन है, इज एन ऑर्गेनाइज्ड फैक्चुअल स्टेटमेंट। देखो प्रॉपर स्टडी किया जाता है, देन इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है ना, इसीलिए क्या बोला है, ऑर्गेनाइज्ड, और फैक्ट मीन्स इंफॉर्मेशन बेस्ड वो स्टेटमेंट होता है, फैक्चुअल, फैक्ट पे, इंफॉर्मेशन पे जो स्टेटमेंट किया जाता है ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्पेसिफिक जॉब। ओके, तो देखो अभी क्या क्या जॉब डिस्क्रिप्शन में है। जॉब आइडेंटिफिकेशन होता है, उसमें जॉब का टाइटल, कौन सा जॉब करना जॉब रहेगा, उसका कोड नंबर, अगर कुछ डिपार्टमेंट में, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कोड नंबर होते हैं, ओके, कोड नंबर ऑफ द ऑक्यूपेशन, देन लोकेशन, जिस डिपार्टमेंट में या डिवीजन में काम करना है उसका नाम, देन लोकेशन एंड यूनिट वेयर जॉब एग्जिस्ट, जहाँ पे जॉब वे करना है आपको उसका लोकेशन एंड यूनिट भी उस जॉब का मेंशन किया जाता है। देन जॉब समरी में कौन कौन से टास्क एंड एक्टिविटीज रहेगा उसका ब्रीफ डिटेल्स होता है, और अगर उस जॉब में अगर जो भी कुछ हजार्डस है या डिस्कम्फर्ट है उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन होता है, दैट इज जॉब समरी। देन नेक्स्ट है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, तो इट इंडिकेट्स द ड्यूटीज, कौन कौन सा ड्यूटी, व्हाट, हाउ एंड व्हाई ऑफ ए जॉब। ओके, सो क्या क्या, व्हाट मतलब क्या क्या ड्यूटीज है, वो कैसे करना है, और उसका रीजन व्हाई ऑफ अ जॉब। देन इट ऑल्सो इंडिकेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि आपको अगर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है तो ही, हाँ, नहीं तो सिर्फ मशीन में काम करना है तो वही कि आपको ये मशीन ऑपरेट करना है, लेकिन सर्टन जॉब में अगर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगा कि आपके कस्टडी में आपको वैल्यूएबल्स कुछ डॉक्यूमेंटरी रिकॉर्ड्स रहेंगे, उसको आपको आपके कस्टडी में रहेंगे, तो फिर उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा आपका रहेगा अकॉर्डिंगली। देन सुपरविजन का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, पर्टिकुलर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ पे सुपरविजन करना है, या फिर सबॉर्डिनेट्स को ट्रेनिंग देने का रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगा। तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है अलॉन्ग विथ ड्यूटीज वो भी मेंशन किया जाएगा। देन रिलेशनशिप विथ अदर जॉब, तो इंटरनल रिलेशनशिप भी रहेगा अदर जॉब विद इन ऑर्गेनाइजेशन, की आपका जो भी जॉब है वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से कनेक्टेड रहेगा, तो विद इन ऑर्गेनाइजेशन। देन एक्सटर्नल रिलेशनशिप रिलेटेड रहेगा, कि आपको डीलर्स के साथ डील करना है, कस्टमर्स के साथ
जो भी कस्टमर्स के कंप्लेंट्स वो सब है, या जो भी ऑर्डर्स लेना है वो आपको करना है, या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल रिलेटेड के गवर्नमेंट ऑफिशियल के जो भी फॉर्म्स वो सब भरना है, तो वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको रहेगा। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल या ट्रेड एसोसिएशन से रिलेटेड आपको जॉब है। तो एक्सटर्नल रिलेशनशिप, ओके। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिलेशनशिप। देन मशीन्स एंड टूल्स, कौन कौन से टाइप का मशीन्स आपको हैंडल करना है, टाइप ऑफ मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट, वो सब आपको हैंडल करना रहेगा, उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा। देन सुपरविजन, तो सुपरविजन कितना करना है, राइट। एक्सटेंट ऑफ सुपरविजन विच द जॉब इज सब्जेक्ट टू from higher levels, and the extent of supervision which the job holder has to exercise over subordinates। मतलब हायर लेवल आप पे कितना सुपरविजन करेगा और आपको सबॉर्डिनेट्स पे कितना सुपरविजन करना है। तो वो सुपरविजन रिलेटेड भी आपको उसका एक्सटेंट कि कैसे टाइप का सुपरविजन करना है अकॉर्डिंगली उसमें मेंशन रहेगा। देन सोशल एनवायरनमेंट, तो हर ऑर्गेनाइजेशन का एक सोशल एनवायरनमेंट होता है। देखो कि पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट कास्ट, कल्चर या ट्रेडिशन के लोग मिलजुल के रहते हैं। सर्टन ऑर्गेनाइजेशन में पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही अलाउ किया जाता है ना। देन सर्टन ऑर्गेनाइजेशन में लोग एक दूसरे के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो जो भी हमारा सोशल एनवायरनमेंट है उसका भी डिटेल्स उस जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन रहेगा। देन वर्किंग कंडीशन कैसा रहेगा, तो देखो वर्किंग कंडीशन में हेल्थ हजार्डस रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहेगा, लोकेशन रिलेटेड, पोस्चर्स रिलेटेड कि आपको खड़े रह के ही करना है, बैठ के काम करना है, या कुछ लिफ्टिंग करना है, या यहाँ से वहाँ वॉकिंग करना है, स्टॉपिंग। तो पोस्चर्स रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा। रेस्ट पीरियड कब है ना, तो वो भी बताते हैं, लंच का टाइम कब है, रेस्ट पीरियड कब है, ब्रेक कब मिलेगा, वो सब। देन स्पीड ऑफ वर्क, फास्ट होता है, मॉडरेट होता है, स्लो, कैसे टाइप में कौन से स्पीड में काम करना है। देन टाइमिंग बताया जाता है, सिंगल शिफ्ट रहेगा, रोटेशन, डे नाइट, ओवर टाइम, पीक लोड में कितना काम करना है। तो पूरा टाइमिंग ये सब किस में रहेगा, वर्किंग कंडीशन में, ओके। नेक्स्ट क्या है अपना, हाँ बस जॉब डिस्क्रिप्शन का यूजेस क्या होता है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो जॉब डिस्क्रिप्शन वी हैव फिनिश्ड। नाउ लेट वी सी जॉब स्पेसिफिकेशन। अभी ये स्किल क्वालिटीज किसका है, एम्प्लॉई, जो एम्प्लॉई उस जॉब के लिए सिलेक्ट करना है उसके लिए जॉब स्पेसिफिकेशन। इट गिव्स डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट, तो कैंडिडेट का डिटेल्स, हु इज सपोज टू डू पर्टिकुलर जॉब with reference to quality, qualification, experience, gender, family background। तो देखो यहाँ पे एडविन फ्लिपो का डेफिनेशन है। जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द मिनिमम एक्सेप्टेबल ह्यूमन क्वालिटीज, कि मिनिमम क्वालिटीज इतना होना ही चाहिए, बाकी तो वो ट्रेनिंग वो सब प्रोवाइड करेंगे, बट मिनिमम क्वालिटीज क्या होना चाहिए, उसका स्टेटमेंट इज जॉब स्पेसिफिकेशन नेसेसरी टू परफॉर्म अ जॉब प्रॉपरली। ओके, तो देखो जॉब स्पेसिफिकेशन में कंटेंट्स क्या क्या है, मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या दिया है, इंटेलिजेंस, देन एप्टीट्यूड, मेंटल अलर्टनेस, एबिलिटी टू कंसंट्रेट। तो इसके अकॉर्डिंग टेस्ट लिए जाते हैं कि आपको डिफरेंट क्वेश्चन पूछ के आपका कंसंट्रेशन चेक किया जाता है, आपका मेंटल अलर्टनेस चेक किया जाता है। देन रीजनिंग, लॉजिकल, एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, तो ये रीजनिंग के भी टेस्ट होते हैं।
क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिवनेस। देन आपको कोई प्रॉब्लम दिया जाता है, और बोला प्रॉब्लम का स्टेटमेंट दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि इसके रिलेटेड आप कोई क्रिएटिव इनोवेटिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करो, तो आपका क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिवनेस भी चेक किया जाता है। तो मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, देन पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या है, एज, जेंडर, एजुकेशन, work experience, leadership quality, pleasing personality and manners, then communication skill, dispute solving skill, technical skill, conceptual skill। तो ये सब स्किल आते हैं पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो देखो बच्चों, और अकॉर्डिंगली अपने आप को प्रिपेयर करो। देन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में हाइट देखा जाता है, हेल्थ, देन हियरिंग, विजन, वॉइस, ये भी देखा जाता है। देन पॉइज, यहाँ पे लिखा है देखो, पॉइज मीन्स यही बैलेंस। देन बैलेंस मतलब आपका एक खुद पे कंट्रोलिंग पावर बोलते हैं ना हम, कितना कंट्रोल कर सकते हैं पर्टिकुलर सिचुएशन में, काल्मनेस कितना आप मेंटेन कर सकते हो, दैट इज पॉइज। देन मोटर कोऑर्डिनेशन, ये मोटर कोऑर्डिनेशन अभी क्या है। देन फिजिकल स्टैमिना, के आपका फिजिकल स्टैमिना कैसा है, तो ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। देन सोशल एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, देखो सोशल एनवायरनमेंट में भी हमें एडजस्ट करना पड़ता है ना, तो सोशल एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में देखो, इमोशनल स्टेबिलिटी, कोऑपरेटिवनेस, ह्यूमन स्किल, कॉन्वर्सेशन स्किल, सोशल रिलेशंस, आपका नेचर इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, या फिर सोशल सिटीजनशिप बिहेवियर, एज अ सोशल सिटीजन आपका बिहेवियर कैसा है। तो ये सब रिक्वायरमेंट है जॉब स्पेसिफिकेशन में। क्लियर? आगे क्या है, यूजेस ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन। ओके, सो दिस टॉपिक जॉब डिज़ाइन, जॉब डिज़ाइन के टेक्निक्स क्या क्या है। है, तो अभी हमने देखा कि जॉब जो है उसका एनालिसिस, जॉब क्या है, जॉब है टास्क, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का सम टोटल, इट इज जॉब। अभी जॉब एनालिसिस देखा, अभी जॉब डिज़ाइन करना है। जो भी जॉब एक्टिविटीज़ है तो वो डिज़ाइन किया जाता है, तभी वो एक जॉब बनता है ना, कि इसमें क्या क्या रिस्पॉन्स, क्या क्या एक्टिविटीज़ होना चाहिए, वो कैसे करना है, उस एक्टिविटीज़ को कितना टाइम देना है, अकॉर्डिंगली जॉब को डिज़ाइन करना पड़ता है। ओके, तो उसके टेक्निक्स क्या है जॉब डिज़ाइन करने के। सो पीपल स्पेंड ग्रेट डील ऑफ टाइम ऑन द जॉब, पीपल ज़्यादा से ज़्यादा अपने लाइफ का 8 आवर्स जॉब पे, मिनिमम 8 आवर्स, पहले तो 12 आवर्स होते थे ना, तो स्पेंड, ये क्या बोला, चाइना में तो आई थिंक 12 आवर्स स्पेंड किया जाता है जॉब में, और इवन उनको कोई वैकेशन भी नहीं दिया जाता है। तो ऐसा कि पूरा लाइफ ही वो लोग जॉब पे स्पेंड करते हैं, दैट्स वाई उनका प्रोडक्शन जो है वो मैक्सिमम या ज़्यादा होता है, तो उनको सीपीयू, कॉस्ट पर यूनिट जो है रिड्यूस होता रहता है। हमें मालूम है जहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा है सीपीयू लो होता है, तो इसीलिए वो फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रोडक्शन लो प्राइस में सेंड करना अफोर्ड कर सकते हैं। ओके, तो हमारे इंडिया में मिनिमम वैसे तो 6 आवर्स है, और मैक्सिमम 12 है, बट जो भी एवरेज जॉब है वो 8 आवर्स के होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, पीपल स्पेंड ग्रेट डील ऑफ टाइम, अपने मैक्सिमम टाइम जो है, थोड़ा मैम, तभी मैम चाइना डेवलप्ड है। यस, आकाश बोल रहे हैं कि चाइना डेवलप्ड है, ऐसा नहीं है। देखो हम तो जीने के लिए ही सब करते हैं ना, सब काम काम काम, वो ज़रूरी नहीं होता है ना आकाश, राइट। हम जो भी काम करते हैं, हम जो भी अर्निंग करते हैं, तो हमें पर्सनल लाइफ, पर्सनल प्लेजर, या हमें खुद को टाइम देने के लिए भी ज़रूरी होता है ना।
तो वो वहाँ पे थोड़ा कम है, ठीक है। देखो, सो इट इज इम्पोर्टेंट टू डिजाइन द जॉब so that employees feel good about their work. तो जॉब अगर प्रॉपर डिज़ाइन किया जाएगा तो एम्प्लॉयज़ भी अपने काम पे प्लीजेंट रहेंगे एंड उसकी वजह से क्या होता है, वही डेडिकेशन कमिटमेंट डेवलप होता है और ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाता है। तो यहाँ जॉब डिज़ाइन का डेफिनेशन दिया है हेरोल्ड नूड्स ने एंड हेंस वेलहिर्च। क्या बोल रहे हैं देखो, जॉब डिजाइन रिफर्स टू appropriate जॉब स्ट्रक्चर। ओके, जॉब स्ट्रक्चर बनाना है इन टर्म्स ऑफ, इसमें क्या क्या होना चाहिए देखो, कंटेंट, फंक्शंस एंड रिलेशनशिप। तो ये सब टर्म अभी हमने देखे ना, रिलेशनशिप रिलेटेड क्या क्या कंटेंट फंक्शंस होता है। तो एक अप्रोप्रिएट जॉब का स्ट्रक्चर बनाना है। बहुत सारे एक्टिविटीज मेंशन किए जाते हैं, राइट, बट वो एक्टिविटीज कितने टाइम में करना पॉसिबल है, उस एक्टिविटीज में मूवमेंट कितने होते हैं, वो सब प्रॉपर उसका स्ट्रक्चर बनाना, दैट इज जॉब डिजाइन। ओके, तो देखो अभी क्या क्या है इसमें। जॉब डिजाइन जो है उसमें टेक्निक्स या फिर अप्रोचेस बोला है, तो दो टेक्निक्स है, टू अप्रोचेस आर देयर। ट्रेडिशनल जॉब डिजाइन, मतलब ट्रेडिशनल या फिर पहले जॉब डिजाइन कैसे किया जाता था, और अभी जो जॉब डिजाइन है उसको मॉडर्न बोला गया है। और मॉडर्न भी है और वो मोटिवेशनल भी है, और इस ये मैकेनिकल मतलब बस काम ही करना है, ट्रेडिशनल में था। तो अभी मॉडर्न में क्या है, मोटिवेशन भी मिलता है, एम्प्लॉयज को सेटिस्फैक्शन मिलता है। ओके, लेट वी सी व्हाट इज ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल में जॉब डिजाइन कैसे करते थे। ओके, तो यहाँ पे देखो एक स्टेटमेंट दिया है, ट्रेडिशनल जॉब डिजाइन इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक मैनेजमेंट लेड बाय एफ डब्ल्यू टेलर, और उसके बाद हेनरी गैंट, देन फ्रैंक गिलबर्ट, लिलियन गिलबर्ट एंड अदर्स। तो इन्होंने जॉब डिजाइन के रिलेटेड साइंटिफिक मैनेजमेंट का स्टडी किया है। ओके, तो देखो क्या है, ट्रेडिशनल वर्क डिजाइन प्लेस एम्फोसिस ऑन वर्क सिंप्लीफिकेशन। उन्होंने भी वर्क सिंपल हो जाए इसी पे एम्फासाइज किया है, इन सच दैट वे दैट इट इज सिंपल, सेफ एंड मिनिमाइजेस मेंटल एंड फिजिकल डिमांड ऑफ द वर्कर, कि एम्प्लॉयज को ज़्यादा से ज़्यादा सोचना ना पड़े, या फिर उसको क्या बोले, फिजिकली काम वो हेवी नहीं होना चाहिए, जितना हो सके सिंपल एंड सेफ होना चाहिए। ओके, लेट वी सी कैसे किया है उन्होंने डिजाइन। ओके, सो ट्रेडिशनल जॉब डिजाइन बेस्ड ऑन टाइम, जॉब पर्टिकुलर जॉब करने के लिए कितना टाइम लगता है, मोशन मूवमेंट क्या है, और फैटिक। फैटिक मतलब वही क्या बोलते हैं, बोर होना पर्टिकुलर काम से, ऐसा तो फैटिक, या फिर हम क्या बोलते हैं ना, थकना, काम करके हम थक जाते हैं। तो इसकी वजह से काम में अगर हम बोर होते हैं, थक जाते हैं, तो हमारा स्पीड भी रिड्यूस होता है ना काम करने का। तो उससे रिलेटेड इन्होंने स्टडी किया है इन ट्रेडिशनल जॉब डिजाइन। ओके, तो देखो अभी टाइम स्टडी में क्या है, तो इसमें टाइम स्टडी मतलब टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए पर्टिकुलर जॉब, इसको कंसीडर किया गया है। टाइम स्टडी में क्या कंसीडर किया है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर जॉब। ओके, तो टाइम स्टडी 80s में एफ डब्ल्यू टेलर ने किया था, और फिर उन्होंने स्टॉप वॉच टेक्निक से इट फाइंड्स आउट टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म पर्टिकुलर जॉब, पर्टिकुलर जॉब के लिए कितना टाइम लगता है। तो स्टॉप वॉच टेक्निक यूज करके वो टाइम नोट डाउन कर लिया। लेकिन ये जो टाइम उन्होंने नोट डाउन किया ना, तो उसके लिए कौन सा एम्प्लॉय सिलेक्ट किया। यस, यहाँ पे मेंशन है देखो, ये देखो कौन सा एम्प्लॉय। यस,
जो बेस्ट एम्प्लॉई है, क्वालिफाइड वर्कर है, फिर उसको काम करने को बोला। एंड उसका, यस आकाश, क्वालिफाइड एम्प्लॉय का उन्होंने टाइम स्टॉप वॉच लगा के टाइम मेज़र किया कि पर्टिकुलर जॉब के लिए कितना टाइम लगता है। बट वो स्टॉप उन्होंने जो भी टाइम कैलकुलेट किया ना, वहाँ पे उसके लिए भी टाइम दिया। देखो, रेस्ट भी होना चाहिए, रेस्ट के लिए कितना टाइम लगेगा। देन वर्कर के पर्सनल नीड के लिए टाइम लगेगा। देन बीच बीच में मशीन भी सपोर्ट नहीं करती है। यस प्रिया, प्रियंका, वेरी गुड। तो बीच बीच में मशीन भी सपोर्ट नहीं करती है, इंटरप्शन होता है, बंद पड़ जाती है ना। तो ये सब टाइम मेंशन इंक्लूड करके उन्होंने पर्टिकुलर जॉब के लिए टाइम डिसाइड किया कि इतना काम, एक मशीन में इतना काम हो सकता है पर डे, पर वीक, पर मंथ, जो भी है। तो उन्होंने स्टॉप वॉच लगा के वो फिक्स कर दिया। क्लियर? टाइम स्टडी समझ में आ गया? देन नेक्स्ट है मोशन स्टडी। ओके, मोशन मीन्स व्हाट? मोशन मतलब क्या है? यस बच्चों, मोशन। यस प्रियंका, गुड। मोशन स्टडी मीन्स किसका स्टडी यहाँ पे है? यस, मूवमेंट। मोशन मतलब मूवमेंट। एक जॉब करने के लिए हम कितना मूवमेंट करते हैं, राइट? अगर हम घर में भी अगर हमें कुछ काम करना रहेगा, क्लीनिंग का करना है, तो पर्टिकुलर विंडो हम क्लीन करते हैं तो कितनी बार हम हैंड अपना ऊपर से नीचे या लेफ्ट राइट कितनी बार करते हैं, तो वो मूवमेंट। ओके, सो जॉब आर डिजाइन बाय एलिमिनेटिंग अननेसेसरी और वेस्टफुल मूवमेंट। यस बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा। आप घर में अभी वो लॉकडाउन में बहुत सारे लोग हाउस घर के काम करना हम लोग सीख गए हैं, राइट? अगर हमारी मम्मी कुकिंग करती है तो वही 2 आवर्स में, लेस देन 2 आवर्स में कंप्लीट करेगी। वही हम लोग कुकिंग करेंगे, जैसे आप बच्चों कुकिंग करते हो तो आप 3-4 घंटे आपको उसमें लग जाते हैं, राइट? एंड घर में सब केओस वो सब क्रिएट हो जाता है, राइट? तो मम्मी का कैसे कम टाइम में होता है? क्योंकि मम्मी के अभी मोशन, जो मम्मी एक्सपीरियंस हो गई है तो उनके मोशंस मूवमेंट कम हो गए हैं। हम क्या है, एक बर्तन उठा लेने के लिए जाओ, फिर दूसरा भाजी लेने के लिए जाओ, ऐसा करके हम हर मूवमेंट के लिए इधर उधर जाते रहते हैं, है ना? तो उसमें हमारा टाइम चला जाता है। तो देखो, वो टाइम पे मोशन स्टडी किया था। किसने किया था? देखो, 90s में किया था। 1900 में फ्रैंक गिलबर्ट एंड उनकी वाइफ लिलियन गिलबर्ट, तो इन्होंने मोशन स्टडी किया था कि अगर हमारे मूवमेंट बढ़ते हैं तो काम को बहुत ही टाइम स्पेंड होता है, उस काम के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। तो एलिमिनेटिंग अननेसेसरी और वेस्टफुल मूवमेंट्स, राइट? अगर आपने सपोज फ्रिज खोला है तो फ्रिज से जो भी वेजिटेबल निकालना है एट ए टाइम निकालो। या तो आप एक एक वेजिटेबल के लिए हमेशा जाके फ्रिज की तरफ जाओगे, एक एक वेजिटेबल लेके आओगे, ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगेगा, राइट? तो एलिमिनेटिंग अननेसेसरी और वेस्टफुल मूवमेंट्स के, तो एलिमिनेट करते हो तो फिर आपका कम समय में मैक्सिमम काम हो सकता है। तो ये जो ये फ्रैंक और लिलियन गिलबर्ट है ना, ये जो कपल है, इन्होंने किसका स्टडी किया था? देखो, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो ब्रिक लेयर्स होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मेशन, है ना? तो सीमेंट का वो एक लगाते हैं लेयर, उसमें ब्रिक लगाते हैं, उसमें साइड में ब्रिक, देन बीच बीच में अगेन वो लेयर डालते हैं। तो उनका स्टडी किया उन्होंने, और उनको पता चला कि ये जो काम के लिए टाइम लगता है, क्योंकि ये लोग बहुत सारे उसमें मूवमेंट बहुत सारे करते हैं। एक ही मूवमेंट में साइड में ही उन्होंने वो ब्रिक लाके रख दिया और इमीडिएटली 4-5 ब्रिक एक साथ रख दिए, तो इतना मूवमेंट कम हो जाएगा, राइट? तो द स्टडी पॉइंटेड आउट द वेस्टफुल मूवमेंट्स एंड उन्होंने फिर सजेस्ट किया एलिमिनेट, अगर वेस्टफुल मूवमेंट्स को एलिमिनेट करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है।
Okay, तो दिस इज अबाउट मोशन स्टडी. देन नेक्स्ट है फैटिग स्टडी. ओके, तो फैटिग मतलब टायर्डनेस ऑफ द वर्कर. तो देखो वर्कर भी, और हमें लगता है कि उन्होंने विदाउट रेस्ट किए सब काम करना चाहिए, राइट. बट वो काम करेंगे, लेकिन अगर वो टायर्ड हो गए हैं तो उनका स्पीड भी कम हो जाता है, तो प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती है. ओके, तो प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ाना है, देन उनका the job are designed with an emphasis to reduce fatigue of the worker. तो वर्कर का फैटिग रिड्यूस करने कर हो, ऐसा ही जॉब डिजाइन करना चाहिए, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा. तो इसका स्टडी देखो उन्होंने कब किया है, ये इसके 19 ईयर बाद के फैटिग स्टडी किया है. तो अगर वर्कर का टायर्डनेस रिमूव करना है तो क्या करना पड़ेगा. यस, उनको, वर्कर्स अगर थक गए हैं तो उनको, यस अनुज वॉइस नहीं आ रहा है. तो देखो फैटिग मीन्स टायर्डनेस ऑफ दी वर्कर्स. तो वर्कर टायर्ड हो जाते हैं जॉब पे, है ना. तो फैटिग स्टडी में क्या बोला गया है कि उनका टायर्डनेस, उनका फैटिग रिड्यूस करना चाहिए, तो फिर उनका प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो जाएगा. तो ये स्टडी फ्रैंक एंड लिलियन गिलबर्ट ने 1919 में किया था, और उन्होंने फैटिग स्टडी में क्या मेजर्स दिए हैं. यस, वर्कर्स को रेस्ट देना चाहिए, राइट. और अभी शिवम ने सजेस्ट किया कि रिफ्रेशमेंट एक्टिविटीज. यस, तो जैसे ही वर्कर्स का फैटिगनेस या टायर्डनेस अगर रिमूव कर दिया, तो फिर वो फिर से एनर्जेटिकली काम करेंगे, एंड प्रोडक्टिविटी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रेडिशनल जॉब डिज़ाइन. अभी देखो मॉडर्न या मोटिवेशनल जॉब डिज़ाइन क्या क्या है. तो इसमें मोटिवेशनल या मॉडर्न जॉब डिज़ाइन में साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट भी यूज़ किया गया है, एज वेल एज टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ जॉब भी यूज़ किया गया है. तो देखो क्या क्या है उनके टेक्निक्स. वन, जॉब सिंप्लीफिकेशन. जॉब को सिंपल करना है. तो क्या सिंपल कैसे होता है जॉब. एक ही जॉब, एक ही जो भी जॉब है एक ही पर्सन से करवाने के इंस्टेड ऑफ क्या करना है, डिवाइड इनटू स्मॉलर सब पार्ट. एक ही जॉब को सब पार्ट में डिवाइड करो. जैसे कि हम देखते, देखो रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमें समझ में आता है, एक पर्सन आता है वो टेबल क्लीन करता है, एक पर्सन आता है वाटर लाके देता है, देन एक आता है मेनू कार्ड लाता है और ऑर्डर लेके जाता है, और सर्व करने के लिए दूसरा ही आता है ना. देन बिलिंग के लिए एक आता है. तो ऐसा एक ही जॉब है कि कस्टमर आया है रेस्टोरेंट में और उसको फूड सर्व करना है. बट ये एक जॉब को उन्होंने सब पार्ट में डिवाइड कर दिया. यस, नहीं नहीं शिवम मौर्य, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब नहीं. एक ही जॉब बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट करके कंप्लीट करना है. इट इज कॉल्ड जॉब सिंप्लीफिकेशन. जॉब का जो भी एक्टिविटीज है वो स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करना, एंड मोर पर्सन को उसमें इन्वॉल्व करना. तो एक सेम जॉब, उनको एक पर्सन को सेम जॉब रहेगा कि वही बस मेनू कार्ड लेके जाएगा, ऑर्डर लेके आएगा. एक को रहेगा कि वो सब सिर्फ क्लीनिंग करेगा, टेबल या प्लेट उठाएगा. एक का रहेगा कि वो सिर्फ वाटर प्रोवाइड करेगा, और ख़त्म हो गया उसमें फिर से वाटर पोर करेगा. यस, जॉब डिवाइड. यस प्रिया. तो ये है जॉब सिंप्लीफिकेशन. के तो एक ही टाइप का जॉब अगर हम रिपीटिटिवली करते हैं तो उसमें हमें स्किल आ जाता है ना. तो वो जॉब सिंप्लीफिकेशन है.
तो देखो एडवांटेजेस दिया है। रिपीटिटिव जॉब होता है, जॉब सिंप्लीफिकेशन से रिपीटिटिव परफॉर्मेंस होता है, देन प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, बस उतना ही करना है ना तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। देन ट्रेनिंग कॉस्ट, ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ रोज़ वही रेगुलर बेसिस पे करके ट्रेनिंग भी मिल जाती है, स्पीड आ जाता है, एंड क्वालिटी भी बढ़ जाती है, क्वालिटी ऑफ वर्क, क्योंकि उनको दूसरा कुछ सोचना ही नहीं है कि और मैं ये भी कर सकता था वो भी कर सकता, बस बोला है उतना ही करो, है ना। तो फिर सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस आपका परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाता है उसमें। देन डिसएडवांटेजेस क्या बोला है, अगेन रिपीटेटिव से फिर मोनोटनी, बोर्डम आ जाता है ना। जो कोई पर्सन अगर सिर्फ टेबल साफ कर रहा है तो उसको लगता है मैं दूसरा भी काम कर सकता हूँ ना, मुझे कितने साल तक बस टेबल ही साफ करने को बोला जा रहा है, तो फिर मोनोटनी हो जाती है, बोर्डम आ जाता है। देन जॉब सिंप्लीफिकेशन में भी पॉसिबल, रूटीन एंड लोअर लेवल, हायर लेवल के लिए जॉब सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। ऑब्वियसली हायर लेवल का जो जॉब्स है उसमें एक ही पर्सन को फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी दिया जाता है, तो लोअर लेवल के लिए ही ये पॉसिबल है। देन देयर में बी लो जॉब सेटिस्फैक्शन, एंड कॉन्सिक्वेंटली अगर जॉब सेटिस्फैक्शन कम रहा तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगा, एंड प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती है मीन्स कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाती है। ये तो आपको अभी हमने एक्सप्लेन कर दिया है ना। देन वर्कर में फेस प्रॉब्लम ऑफ आइसोलेशन एंड एलिनेशन, वर्कर को बस एक ही काम से फिर आइसोलेशन फील होता है, बोर्डम होता है, मोटिवेशन नहीं रहता है। देखो मोटिवेशनल थियरी है लेकिन यहाँ लिखा है लैक ऑफ मोटिवेशन, ये एब्सेंट भी हो जाता है और टर्नओवर का भी सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। ओके, तो ये हो गया पूरा हमारा जॉब सिंप्लीफिकेशन रिलेटेड। नाउ जॉब रोटेशन। अभी रोटेशन नाम से ही पता चल गया होगा, रोटेट करना, एक प्लेस पे दूसरे प्लेस पे रोटेट करना। ओके, तो क्या हो गया, बोर्ड जॉब रोटेशन आंसर, मतलब अगर एम्प्लॉय बोर हो रहा है एक ही रिपीटेटिव काम से तो उसके लिए सॉल्यूशन है जॉब रोटेशन, मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब। ओके, तो वर्कर का मूवमेंट मोस्टली आपने बैंक में देखा होगा, आज जो कैशियर है वो नेक्स्ट वीक में जाके देखेंगे या नेक्स्ट मंथ में देखेंगे तो वो क्लर्क या वो अपना पासबुक हम अपडेट करवाते हैं ना, टाइप करके वो पासबुक में जो भी एंट्रीज करवाना पड़ता है तो उस प्लेस पे रहेगा। तो जो क्लर्क के पोजीशन पे है वो नेक्स्ट मंथ में कैशियर के पोजीशन पे रहेगा। तो जो भी उनके फॉर्म है, टाइप है जॉब के, तो वहाँ पे रोटेशन होता है। ओके, तो मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम, वॉइस ब्रेक हो रहा है, वॉइस, अरे 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 अरे। अभी आ रहा है वॉइस? यस, हाँ, ओके ओके गुड। तो देखो रोटेशन है वन मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। ओके, और ये परमानेंट नहीं होता है, जो भी रोटेशन हुआ है ना वो परमानेंट नहीं होता है, बस सर्टेन पीरियड, मैंने बोला ना एक मंथ में हम ये देखेंगे, दूसरे मंथ में दूसरा देखेंगे एम्प्लॉय उस प्लेस पे, तो सर्टेन पीरियड के लिए होता है, एंड देन वो अपने ओरिजिनल जॉब पे रिटर्न आ जाते हैं। ओके, देन क्या बोला है, द जॉब्स आर नॉट चेंज्ड और रीडिजाइन, ओनली द वर्कर इज ट्रांसफर, ये भी ध्यान में रखना है। जॉब चेंज नहीं होते या नए दूसरा वर्कर आया है तो अलग वे से जॉब उसको डिजाइन करेंगे, ऐसा नहीं, सिर्फ वर्कर को ही ट्रांसफर किया जाता है, जॉब वही जॉब वो जो कैशियर का जॉब है तो उसी फॉर्म का वो जॉब रहेगा, वर्कर वहाँ पे जाएगा। ओके, देन हाँ कैशियर का एग्जांपल है, देखो कैशियर इन अ बैंक में बी ट्रांसफर टू द डाटा एंट्री, हाँ जॉब इन अकाउंट डिपार्टमेंट, तो जो कैशियर का काम करता है उसको डाटा एंट्री में या जो भी उनके अदर फंक्शन है उसमें उसको सर्टन पीरियड के लिए हाँ मूव किया जाता है।
तो देखो एडवांटेजेस अभी समझ में आ गए, रिड्यूसेस मोनोटोनी, देन इम्प्रूव्स नॉलेज। नए नए स्किल जॉब पे जाते हैं ना, तो नॉलेज स्किल अलग अलग जॉब का आ जाता है। तो अगर कोई एम्प्लॉय एब्सेंट भी रहेगा, अगर कैशियर भी एब्सेंट रहेगा, तो भी वो काम नहीं रुकता है, दूसरा पर्सन आके उसके प्लेस पे बैठ सकता है, बैठ जाता है। ओके, हेल्प टू आइडेंटिफाई मोस्ट सुटेबल पर्सन, तो इसमें हमें पता चलता है कि कौन से पर्सन ने पर्टिकुलर प्लेस पे बेस्ट वर्क किया है, तो आइडेंटिफाई होता है। देन हायर सेटिस्फैक्शन होता है। देन एब्सेंटिज्म, ऑब्वियसली सेटिस्फैक्शन है तो एब्सेंटिज्म या लेबर टर्नओवर नहीं होगा। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है देखो, फ्रीक्वेंट जॉब रोटेशन नॉट एडवाइजेबल, क्रिएट प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट विद डिफरेंट टाइप्स। सर्टन पर्सन को नहीं होता है दूसरे जो रूटीन का वर्क छोड़ के कुछ करना, कुछ लोगों को पॉसिबल नहीं होता है। देन सम पर्सन में रिफ्यूज टू एक्सेप्ट जॉब रोटेशन, तो अगर हमारा एम्प्लॉय मैनेजमेंट रिलेशन सही नहीं रहता है तो भी हम एक्सेप्ट कर नहीं करते, और हम एक्सेप्ट नहीं करते तो भी हमारा एम्प्लॉय मैनेजमेंट रिलेशन अफेक्ट हो जाता है। देन नेक्स्ट है, when employees are shifted to another job in another department, then they may lose the social network of previous department, है ना। हम दूसरे डिपार्टमेंट में अगर हम, अरे ओके, सो जॉब रोटेशन जो है, आंसर टू मोनोटोनी एंड बोर्डम। जॉब सिंप्लीफिकेशन में हमने देखा कि कंटिन्यूस सेम जॉब करने से एम्प्लॉयज़ बोर होते हैं, मोनोटोनी आ जाती है रिपीटिटिव वर्क से। उनको लगता है कि हमारे में जो स्किल है उसको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी या प्रॉपर प्लेस या वर्थ नहीं मिल रहा है, राइट, तो मोनोटोनी आ जाती है। तो उसके लिए सोल्यूशन है जॉब रोटेशन। तो जॉब रोटेशन मीन्स व्हाट, मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, एक जॉब से दूसरे जॉब पे मूवमेंट करना, बट दैट टू फॉर अ सर्टेन पीरियड। और ये जो ये मूवमेंट जो है ना, वो जो जॉब का रोटेशन हो रहा है वो सेम लेवल का जॉब होता है, राइट। देखो अगर हम एक टाइप के जॉब दूसरे जॉब छोड़ के दूसरे जॉब पे अगर काम करते हैं, तो हमें लगता है कि हमारा सैलरी में हाइक रहेगा, है ना। बट ये क्या होता है, सेम लेवल के जॉब होते हैं, सेम पोजीशन के जॉब होते हैं, तो उसमें आप एक जॉब से दूसरे जॉब पे रोटेट कर भी दिए गए ना, तो उसमें आपका सैलरी में हाइक नहीं होता है, ओनली चेंज इन टाइप और फॉर्म ऑफ वर्क। क्लियर। तो सैलरी में कोई अफेक्ट नहीं होता है, पोजीशन में कोई अफेक्ट नहीं होता है, सिर्फ टाइप ऑफ वर्क चेंज होता है। ओके, और दैट टू फॉर अ सर्टन पीरियड। अगेन हम अपने ओरिजिनल प्लेस पे आने वाले हैं। क्लियर। बस एग्जांपल, मोस्टली ये जॉब रोटेशन का आप देखते हो, आप बैंक में जाते हो तो देखा होगा कि बैंक सेक्टर में जॉब रोटेशन फॉलो किया जाता है। ठीक है। तो एडवांटेजेस देखो तो उसमें मोनोटोनी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि अलग अलग जॉब करते हैं, डिफरेंट स्किल्स हमारे डेवलप होते हैं डिफरेंट टाइप के जॉब करने में। देन हेल्प्स टू हमें अगर हम जो भी जॉब रोटेट डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे जाके काम करते हैं, तो हमें कौन सा पर्सन कौन से प्लेस पे ज़्यादा सूट होता है ये भी आइडेंटिफाई हो जाता है। हायर सेटिस्फैक्शन होता है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, एब्सेंटिज्म लेबर टर्नओवर रिड्यूस हो जाता है। देन डिसएडवांटेजेस में क्या है देखो, फ्रीक्वेंट जॉब रोटेशन इज़ नॉट एडवाइजेबल, हमेशा एडवाइज बेस्ट नहीं है ये जॉब रोटेशन, क्योंकि ये हमें डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे एडजस्ट होने में ऑब्वियसली एक दो दिन तो लगेगा ही ना, तो एडजस्टमेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देन सम एम्प्लॉयज़ अगर रिफ्यूज़ करेंगे तो एम्प्लॉय मैनेजमेंट रिलेशन खराब हो जाता है। देन एम्प्लॉयज़ अगर दूसरे जॉब प्लेस पे शिफ्ट किए जाते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट किए जाते हैं, तो उनका पहला जो नेटवर्क बना था सोशल नेटवर्क, ऑब्वियसली हम जहाँ काम करते हैं ना,
जैसे कि आप डिफरेंट डिवीजन के बच्चे हो, राइट, लेकिन एक डिवीजन में बैठते हो, आपका फ्रेंड, सपोज आप ए डिवीजन में बैठ रहे हो, आपका फ्रेंड बी में है, लेकिन ए में आपका एक रूटीन से एक सोशल नेटवर्क बनाया गया है, राइट। अगर आपको बी डिवीजन में शिफ्ट कर दिया तो ये नेटवर्क आपका मिस हो जाता है ना। मेंबर ऑफ ग्रुप हैव टू एडजस्ट टू न्यू पीपल, ये भी हो जाता है। देन एम्प्लॉयज हु प्रिफर चैलेंजिंग असाइनमेंट, तो उनको जिनको चैलेंजिंग चाहिए तो उनको क्या लगता है, वही जॉब रोटेशन की वजह से वो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अरे ये मैं दूसरा काम कर रहा था, अगेन मेरी प्लेस पे ही आ गया, है ना। तो देन ट्रेनिंग कॉस्ट, अगर सर्टन प्लेस पे ट्रेनिंग ज़रूरी है तो फिर ट्रेनिंग कॉस्ट बढ़ जाता है। हु आर रोटेटेड नीड्स टू, हम नए प्लेस पे थोड़ा ट्रेनिंग देना पड़ता है, देन ट्रेनिंग कॉस्ट बढ़ गया। सुपरवाइजर्स में हैव टू स्पेंड मोर टाइम इन मॉनिटरिंग वर्क ऑफ न्यूली रोटेटेड एम्प्लॉयज़, तो न्यू एम्प्लॉय जो रोटेट किया गया है तो सुपरवाइजर्स को उन पे टाइम स्पेंड करना है। ओके, नेक्स्ट है जॉब एनलार्जमेंट। देखो नाम से ही पता चलता है कि उसको लार्ज किया गया है जॉब को। ओके, तो लार्ज ऐसे होता है ना, लार्ज, तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सपांशन, देखो लार्ज हो गया। तो ये क्या है सब, ये नंबर ऑफ एक्टिविटीज ऐड हो रहा है, देखो ये इसीलिए लार्ज हो रहा है। लेकिन देखो सेम लेवल का, तो नंबर ऑफ एक्टिविटीज ऐड होना बट सेम लेवल का, इट इज जॉब एनलार्जमेंट, हॉरिजॉन्टल एक्सपांशन। तो इससे क्या होता है, स्कोप ऑफ जॉब, ये देखो स्कोप ऑफ जॉब मतलब एक ही जॉब करते थे आप, तो अभी वो बढ़ गया है। मोर टास्क आर एडेड टू द एग्जिस्टिंग जॉब। ओके, जैसे कि एग्जांपल दिया है, सेल्समैन, उसका जॉब है कि ऑर्डर लेना, सिर्फ ऑर्डर लेने का जॉब है सेल्समैन का, तो उसको एडिशनल जॉब दिया जाता है कि आप पेमेंट भी लेके आओ, जो आपने क्रेडिट बेसिस पे सेल किया है उसको पेमेंट भी लेके आओ, एंड कस्टमर्स के कंप्लेंट भी हैंडलिंग आपको ही करना है। तो इसके क्या हो गया, उसके नंबर ऑफ एक्टिविटीज ऐड कर दिया, जॉब एनलार्ज कर दिया। ओके, बस अभी एडवांटेज डिसएडवांटेज वही सेम होते हैं। देन एनरिचमेंट, तो यहाँ किस पे फोकस करना है, रीच, एनरिचमेंट। तो एनरिच कैसे होता है, तो आपको अगर वर्टिकल एक्सपांशन, आपको अगर जो भी जॉब दिया गया है, सपोज आपका जॉब यहाँ पे है, इस लेवल का है, मैनेजरियल लेवल का है या फिर मिडिल लेवल का है, तो टॉप लेवल का भी एक्टिविटी आपको असाइन किया जाता है। ओके, तो जॉब एनरिच मतलब बैकवर्ड, आप यहाँ पे हो, आपको हायर लेवल वाले भी जॉब दिए जाते हैं, तो ये क्या हो गया, एनरिच। ओके, तो जॉब एनरिचमेंट, वर्टिकल एक्सपांशन ऑफ द जॉब, it is a direct outcome of Frederick Herzberg's two-factor theory. Herzberg list out job motivators as a means of motivating. Okay, job motivators. तो क्या बोला गया है, चैलेंजिंग टास्क देना, अगर एम्प्लॉयज को चैलेंजिंग टास्क दिया जाता है तो एम्प्लॉयज मोटिवेट हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है, जूनियर मैनेजर, ऐसा करते हैं, हाँ, तो जूनियर मैनेजर हु इम्प्लीमेंट्स अ पर्टिकुलर प्लान फ्रेम्ड बाय द सुपेरियर, वो इम्प्लीमेंट कर रहा है जो प्लान उसके सुपेरियर ने फ्रेम किया हुआ है। तो मैनेजर, जूनियर मैनेजर का काम क्या है, वो इम्प्लीमेंट करना। ओके, तो मे बी गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ प्रिपेयरिंग द प्लान, उसको भी बोला जाता है कि आप ही प्लान प्रिपेयर करो, इम्प्लीमेंट करो और मॉनिटरिंग भी करो, राइट। तो ये क्या हो गया, उसको हायर अथॉरिटी भी दे दिया गया है, इम्प्लीमेंटेशन का काम था उसका, लेकिन प्लान प्रिपेयरिंग भी दे दिया और मॉनिटरिंग का भी उनको टास्क दे दिया है। तो इससे क्या होता है, जॉब एनरिच होता है। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, देखो फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, तो फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जॉब का कोई रिजिड शेड्यूल, जैसे कि मॉर्निंग 9 से 7 तक या 5 o'clock तक काम करना है ना, इसी प्लेस पे करना है, ये रिजिडिटी हो गया,
राइट। तो फ्लेक्सिबिलिटी कि आप बस हमें इतना इतना काम करके चाहिए, आपको जैसे भी टाइम मिले, जो भी प्लेस पे आप काम करना चाहते हो करना है, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। क्लियर? So nowadays in certain organizations, employees have the flexibility in designing the nature of work परफॉर्मेंस। आपको जो भी काम दिया है तो उसका परफॉर्मेंस कैसा होगा, उसके आपको आपका जो काम है वो आप कैसे परफॉर्म करते हो, उसका फ्लेक्सिबिलिटी खुद ही डिजाइन करना है। ओके। तो देखो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन इज मोर इंटरेस्टेड इन रिजल्ट। ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए? रिजल्ट चाहिए। देखो सर्टन ऑर्गेनाइजेशन में वर्क फ्रॉम होम भी एक्सपेक्ट किए जाते हैं, आप घर से काम करो, बट ये हमें काम करके मिलना चाहिए, इससे हमारा बेस्ट वर्क होना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस इम्प्रूव या डेवलप होना चाहिए। तो एम्प्लॉयज मे नॉट फॉलो सर्टन फॉर्मेलिटीज that create an impediment for satisfactory performance of their जॉब। कि आपके जॉब के आपका जो जॉब है तो सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस में कोई बाधा नहीं आना चाहिए, बाधा हो ऐसा कोई फॉर्मेलिटीज आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस आप ही अपना टाइम अपना प्लेस जॉब का डिसाइड करो, ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए? ओनली रिजल्ट। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉब फ्लेक्सिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल दिया है, देखो यहाँ पे देखो अपना ही एग्जाम्पल है। प्रोफेसर्स आर गिवन, प्रोफेसर को सिलेबस दिया जाता है, जैसे अभी हम ये सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, राइट। तो उसमें बोला है कि टाइम फ्रेम दिया गया है कि एग्जाम के 15 डेज या 1 मंथ पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। देन वो तो प्रोफेसर का डिस्क्रिशनरी डिसीजन रहेगा कि आप लेक्चर कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हो, एक लेक्चर में कितना पढ़ा रहे हो, वो आपका पूरा क्या बोले कंप्लीट फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दिया जाता है प्रोफेसर को टू कवर अप द सिलेबस इन एनी मेथड। कौन से भी मेथड में आप करो विथ विच दे आर मोर कंफर्टेबल एंड एट द सेम टाइम दैट मेक्स मोर इफेक्ट ऑन द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स के लिए भी इफेक्टिव हो और कंफर्टेबल भी रहेगा। ओके। सो दिस इज अबाउट yes job flexibility, and with this we end our today's lecture. Thank you student.